नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार वैद्य जी, अभी चल रहा है बसंत ऋतु, और ये एक बहुत अलग तरह का ऋतु है। इसमें बीमार भी हम ज़्यादा पड़ते हैं, और इसी में फागुन महीना भी आ जाता है, और सर्दी जा रही होती है, गर्मी आ रही होती है, तो बीच से में लटकते लटकते बहुत सारे लोग बीमार भी पड़ते हैं। तो बसंत ऋतु के ऐसे कुछ आप हमारे दर्शकों के लिए ऐसे टिप्स दो कि बसंत ऋतु में भी वो बसंत की तरह खिले रहें। देखिए, बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया है और ये नव सृजन का पीरियड है। अब आप देखेंगे पेड़ पौधों पे नई नई कोपलें आ रही हैं और प्रकृति ऐसा लग रहा है कि जैसे करवट ले रही है, बहुत सुखद करवट ले रही है। आपको आनंद में होंगे, मनुष्यों के अपने स्वभाव भी खिल जाते हैं। और ये जो जाड़ों का जाना और गर्मी का आना, इसे हम आयुर्वेद में कहते हैं ऋतु संधि। तो आम तौर पे जब कोई ऋतु जा रही होती है तो उसके जाने से पहले के 7 दिन और जो नई ऋतु आ रही है उसके आने के 7 दिन, अच्छा जी, वो ऋतु संधि का पीरियड, और जिसमें हमें शरीर की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ध्यान रखना होता है। अभी क्या हुआ है कि अब शिशिर ऋतु गई है। हेमंत और शिशिर दो जो हैं, ये जाड़ों के हमारे 6 ऋतु होती हैं। हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म और वर्षा करके इस तरीके से 6 ऋतु हैं। तो 2-2 महीने का पीरियड है। तो 4 महीने हमने ठंड के देखे हैं, अब गर्मी की आहट है। तो उन 4 महीनों में आयुर्वेद की दृष्टि से हुआ क्या है कि कफ का संचय हुआ था। कफ जो दोष है, जो कफ एक बायो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर, वो एक्यूमुलेट हो रही थी। अब सूरज की गर्मी से, सूरज की तपिश से उस कफ ने पिघलना शुरू किया। इसको हम कहते हैं आयुर्वेद की दृष्टि में कि कफ प्रकोपित हो रहा है। तो आजकल आप देखेंगे कि जुकाम, खांसी, गला खराब, साइनसाइटिस, ये तमाम तरह की चीज़ें, मेनली जितने वायरल इन्फेक्शन है अब होंगे, क्योंकि जो प्रकोपित कफ है वो अब बाहर आएगा, निकलेगा। तो गले से संबंधित, खांसी से संबंधित इस तरह के रोग होंगे, और भी कई चीज़ें आती हैं जो हम अभी बाद में चर्चा करेंगे। तो प्रकोपित कफ के जो प्रभाव है वो आपको इस में दिखेंगे। ये जो इस वर्ष की जो बसंत ऋतु है 18 फरवरी से शुरू हुई है। अच्छा जी। और ये 19 अप्रैल तक रहेगी। अच्छा जी। 2 महीने। माघ महीने की शुक्ल पंचमी, जिसे हम बसंत पंचमी कहते हैं, इसका प्रारंभ वहाँ से होता है। तो अगले जो 2 महीने हैं, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये वाला जो पीरियड है, इसमें हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, किन आदतों को छोड़ें, किन आदतों का पालन करें, वो हम पहले जान लेते हैं। अच्छा। तो 5 आदतें ऐसी हैं जो आपको इस ऋतु में नहीं करनी, यानी अगले 2 महीने में नहीं करनी। पहली है दिवा स्वप्न। दिवा स्वप्न का मतलब है कि दिन में नहीं सोना। ओहो, मैं तो लगातार 4-5 दिन से छोड़ दो। अच्छा जी। दिवा स्वप्न नहीं करना। और ऐसे लोग जो कहते हैं जी हम तो दिन में नहीं सोते लेकिन उठते ही सुबह 10 बजे हैं, हाँ, वो भी दिवा स्वप्न ही है। दिवा स्वप्न हो गया। मैं उठ तो जल्दी जाता हूं। हमारा कार्यकाल क्या है कि सूर्य उदय होने से लेके सूर्यास्त तक आपने सोना नहीं है। और अगर आप कफ दोष से पीड़ित हैं, आपका स्वभाव प्रकृति आपकी कफज है, और आप सोएंगे तो आपकी कफ की प्रॉब्लम बढ़ेगी। दूसरे बसंत ऋतु में जो कफ संचित बाहर आ रहा है उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ऐसे लोग जिनकी कफज प्रकृति है और ऐसी ही चीज़ें ज़्यादा खाते पीते हैं जिनसे कफ बढ़ता है, अगर वो दिन में सोएंगे तो उन पर कफ विपरीत प्रभाव डालेगा। ओके। पहली चीज़ तो ये है। नंबर 2 है अव्यायाम, यानी कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वो एक्सरसाइज करना प्रारंभ कर दें। अच्छा। ये आराम करने की वो नहीं है, वक्त नहीं। सुबह उठें आप, योगा, प्राणायाम, घूमना फिरना जो भी है, 40-45 मिनट, 1 घंटा अपने शरीर को आपने एक्सरसाइज के मोड में लाना है। तीसरी चीज़ है अति अम्बुपान। अम्बु कहते हैं जल को। अच्छा। सारे दिन जैसे लोगों के मन में वहम बैठा हुआ ना कि जहाँ वैद्य परामर्श दे, डॉक्टर परामर्श दे, वहाँ आप लीजिए, लेकिन बिना मतलब 5-5, 6-6 लीटर पानी पिए जा रहे हैं। चूँकि जल पीने से जितना जल का अंश बढ़ेगा उतना ही कफ का अंश बढ़ेगा। चूँकि कफ के निर्माण में मुख्य भूमिका ही जल की होती है, जल और पृथ्वी की। अच्छा। तो जल बहुत ज़्यादा नहीं पीना।
चौथी आदत है अध्यशन। अध्यशन का मतलब यह है कि आपने अभी 9 बजे खाया, 10 बजे फिर खाया, 12 बजे कुछ खा लिया, 1 बजे कुछ खा लिया। आजकल घरों में समृद्धि इतनी है कि सारे दिन लोग चलते रहते हैं और वो ये मान के चलते हैं कि हमने अभी बिस्किट खा लिया, फिर भुजिया खा ली, इसको भोजन में ही नहीं मानते। ये अध्यशन है। आयुर्वेद ने इसका विरोध किया है कि आप जब एक बार भोजन करते हैं तो उसके कम से कम 4 घंटे आगे तक कुछ मत खाओ, अपने मुंह को बंद रखें, खाना नहीं खाना। तो चौथी आदत अध्यसन है। और 5वीं आदत यह है कि जैसे लोगों को आदत होती है कि खाना खाया और मीठा खा लिया, हाँ, एक ललक उन्हें उठती है कि हमने मीठा खाना, स्वीट डिश वाली, डेजर्ट वाली, तो ये आदत छोड़ दें। तो हर आदमी को ये 5 आदतें छोड़ देनी चाहिए। जिनकी कफज प्रकृति है उनको मूल रूप से छोड़ ही देनी चाहिए। आयुर्वेद में 6 रसों की कल्पना की गई है, टेस्ट जिनको बोलते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अच्छा। तो मधुर, अम्ल, लवण जो हमने पिछले 4 महीनों में खाए हैं उनको अब नहीं खाना। अच्छा, मधुर, अम्ल, मीठी खट्टी चीज़ें और जो नमक प्रधान चीज़ें हैं उनका आपने बॉयकॉट करना है अपने भोजन से। क्या खाना है इसके एवज में? कटु, तिक्त, कषाय, मतलब कड़वा, तीखा और कसैला, जैसे करेला, मेथी, अदरक, हींग उंग, ऐसी चीज़ें, चटपटी चीज़ें आप खा सकते हैं इस समय में। तो ये चीज़ें खानी है। 3 जो लवण है, मधुर, अम्ल, लवण जो रस है, इनको आपने अपने भोजन से हटाना है। अब क्या खाना क्या है? ऐसी चीज़ें खाइए जो सुपाच्य हों, ईजी टू डाइजेस्ट हों, लाइट हों, लघु हों। जैसे पुराने अनाज, नए अनाज को ना खाएं। जो पुराने अनाज हो चुके हैं, साल 2 साल 4 साल पुराने, और रस मैंने बता दिया, कटु, तिक्त, कषाय। नया अनाज नहीं खाना है। हाँ, आपको दही नहीं खानी, छाछ पीनी है। अच्छा जी। छाछ कैसी? उसमें काली मिर्च डाल ली, थोड़ा सा हींग डाल लिया, वो जो घर पे बनती है उस तरीके की मसालेदार, वो आप ले सकते हैं। मूंग, मसूर, अरहर, चना, मूली, घिया, गाजर, बथुआ, चौलाई, परवल, सरसों, मेथी, करेला, पालक, धनिया, अदरक और लहसुन, इनका सेवन करना है। अच्छा। दाल आप सारी खाइए लेकिन उड़द की दाल से परहेज करें, क्योंकि उड़द की दाल कफ कारक है, कफ बढ़ाती है। आयुर्वेद में जो पंचकर्म है, स्नेहन, वमन, विरेचन वगैरह हम क्रिया करते हैं जिससे शरीर का शोधन होता है, उसमें जो सर्वोत्तम इस ऋतु के लिए है और कफ का जो समन करता है वो है वमन। वमन का मतलब उल्टी करना। तो उल्टी, कई बार आयुर्वेद में ऐसी औषधियाँ देते हैं जिससे आप ली बंद तो उल्टी आ जाती है, सब निकल जाता है कफ। तो वमन इसमें करना है, जल नीति करनी है, कुंजल करना है, नस्य करना है, अंजन आँख में कुछ लगाने के लिए जो होते हैं, और उपटन करना है। उपटन जैसे गेहूँ और चने का उपटन जो शादी विवाह में करते हैं उस तरीके का वो करें, और चंदन का लेप करें। तो बसंत ऋतु में ये सारी चीज़ें पंचकर्म के अंतर्गत और विभिन्न क्रियाओं के अंतर्गत करनी चाहिए। और क्या बेहतर चीज़ें हो सकती हैं कि अगर आप शहद का पानी पिएं, तो शहद का पानी क्या होता है कि आपने 1 लीटर पानी गर्म किया, उबाला, वो जब तब तक उबालें जब वो आधा लीटर हो जाए, उसको ठंडा कर लें, गर्म में शहद नहीं डालना, और फिर उसमें आधा चम्मच शहद डाल लें। उस पानी को आप पीते रहेंगे तो आपके कफ में उसको बड़ी राहत मिलेगी। इसी तरीके से आप सौंठ का पानी भी पी सकते हैं। तो उसमें ये प्रोसेस यही है, लेकिन शहद की जगह आपने सौंठ डालनी, आधा चम्मच। और एक और तरीका यह है कि नीम की 5-7 पत्तियां लें आप, जो आजकल नीम की भी जो कोपले आ रही हैं, और काली मिर्च के 2-3 दाने और 1 चम्मच शहद। अगर इस सबको आप पेस्ट बना के खाएंगे, चाटेंगे, तो इससे आपको बड़ी राहत इस सीजन में मिलेगी और आप बहुत बीमारियों से बचे रहेंगे। क्या नहीं खाना? उड़द की दाल नहीं खानी, दूध नहीं पीना। अच्छा जी। विशेषकर वही जो कफज प्रकृति वाले, उनको तो कतई नहीं। फ्रिज में रखी हुई चीज़ें आप बिल्कुल ना खाएं, आइसक्रीम ना खाएं। समझदारी इसी में है कि फ्रिज से अपना नाता 2 महीने के लिए तोड़ लें। अच्छा जी। हाँ, और गुड़ और तिल का सेवन भी ना करें। यानी कि जाड़ों में जो आपने आनंद लिया बहुत सारी चीज़ों का, वजह क्या थी कि उन जाड़ों में हमारी जठराग्नि जो है, डाइजेस्टिव पावर, वो प्रदीप्त हो जाती बहुत ज़्यादा। और हम ये तब सलाह देते हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं और आपका कोई दोष इस तरह का नहीं है बढ़ा हुआ, तो आप आराम से ऐसी सारी चीज़ें जो बलवर्धक हैं ये खाएं सारी। लेकिन अब ये 2 महीने आपको, और ये क्या होता है धर्मेंद्र जी, ये नई ऋतु की तैयारी है, जाड़ा और गर्मी। सूर्य उत्तरायण में है, सूर्य दक्षिणायन में है। अब जब वो अपनी दिशा बदल रहे हैं तो आपको एक नई ऋतु की अगले 6 महीने तक का जो है उसकी तैयारी अब करनी है। और आपने देखो हमारे नवरात्रों के व्रत होते हैं,
पूरा हम 9 दिन के लिए हमारा पूरा सेटअप बदल जाता है। बिल्कुल। तो हमें जो चस्के पड़ रहे होते हैं ना, उनसे हमारा नाता टूट जाता है। तो बसंत ऋतु में इस तरह की चीज़ें आपने करनी। अब अच्छा, इसमें होता क्या है कि संचित कफ पिघलेगा जो एक्यूमुलेटेड है। लक्षण क्या होते हैं इसके? आलस्य। हाँ, आप देख रहे होंगे इस मौसम में क्या होता है, सोने का मन करता है। नाश्ता किया तो सोना, लंच किया तो सोना, और सोना हमने मना किया हुआ है। तो आलस्य इसका लक्षण है। मंदाग्नि, अग्नि मंद हो जाएगी, भूख कम लगेगी, उतनी नहीं लगती जितनी पहले लगती थी। नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। ब्रेन फोग, जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको ब्रेन फोग होगा, समझ में नहीं आ रहा क्या करें कैसे नहीं करें, कन्फ्यूज़न होगा। वेट बढ़ेगा। और इसमें जो पीसीओडी महिलाओं की बीमारी है उसके बढ़ने की चांसेस हैं। डायबिटीज़ बढ़ेगी, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेंगे, हाइपोथायराइडिज्म बढ़ जाएगा, म्यूकस मुंह में हर समय लार सी बनी रहेगी, सलाइवा जिसको कहते हैं। टॉयलेट में भी म्यूकस आएगा, अमीबिक डिसेंट्री जिसको बोलते हैं, और एसिडिटी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। चूँकि आमतौर पे हम क्या मानते हैं कि कफ का हमें सीधे सीधे पता है कि बलगम निकल रहा है और खांसी हो रही है। केवल इतना नहीं है, आयुर्वेद में 5 प्रकार के कफ बताए हैं। अवलंबक, क्लेदक, तर्पक, बोधक और सलेशक। अवलंबक कफ है वो जो छाती के आसपास पाया जाता है। अच्छा जी। और क्लेदक कफ है वो जो पेट में है, ये ध्यान देने की बात है। तर्पक जो है वो सिर और मस्तिष्क को मिलेगा कफ। बोधक आपके मुख में और जीभ में, और सलेशक कफ आपके ज्वाइंट्स में मिलेगा। तो जो ज्वाइंट पेन के पेशेंट हैं उनको भी ये सारी सावधानी बरतनी। वहाँ भी कफ इकट्ठा हो जाएगा तो दर्द होगा। और गर्भधारण हेतु ये उत्तम समय है जो ग्रस्त जीवन में है। अगर उनको ये लगता है कि उन्होंने अपने परिवार का विस्तार करना है तो ये सर्वोत्तम समय बसंत ऋतु का उनके लिए कहा गया है। तो इस तरह की दिनचर्या बसंत ऋतु में बहुत ज़रूरी है। मार्च और अप्रैल के महीने में, अभी हम जब कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये बात है हमारी 5 मार्च की। तो अभी आपने कुछ नहीं खोया। अभी से अपनी ये 5 आदतें जो हमने बताई हैं जो छोड़नी है बिल्कुल छोड़ दीजिए। और इस तरह की जीवन शैली को अगर आप वर्ण करेंगे, इसका अनुपालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अगले 2 महीनों में कोई बीमारी नहीं होने वाली। अगले 3-4 महीनों की ऊर्जा मिल जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों, बसंत ऋतु में अगर आपको फिट रहना है तो वैद्य जी की बताई दिनचर्या को, वैद्य जी के बताए उपायों का पालन करें। और ये बिल्कुल मुफ्त हैं दोस्तों। आज से सोना छोड़ दें, मेरा छुड़वा दिया है। सोएंगे तो आलस्य ज़्यादा आएगा। पानी उतना ही पिए जितना प्यास लगी है। बहुत घरेलू से छोटे छोटे टिप्स हैं, पर बसंत ऋतु में ये बड़े काम के हैं। नहीं तो बसंत आपको कर देगा बीमार। तो बीमारी से बचना है तो परहेज रखें और बसंत में अपना ध्यान रखें। शुक्रिया वैद्य जी, आपने बिल्कुल बसंत को खोल के रख दिया। जी, धन्यवाद।